द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ। साल 1997 में ओडिशा के रायरंगपुरम नगर पंचायत की पार्षद वो चुनी गई। उन्होंने साल 2000 से लेकर 2004 के बीच ओडिशा सरकार में मंत्री पद संभाला। 2006 से 2009 के बीच बीजेपी की एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड की राज्यपाल नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के चमोली में नदी में उफान आने से पुल बह गया, जिससे 150 से ज्यादा पर्यटक फंस गए, जिनका एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की थी कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए। नदी के उस पार खड़े लोगों को रेस्क्यू टीम ने ढांढस बंधाया और फिर लोहे की जालियों का एक रास्ता बनाया गया, जिसके बाद एक एक कर सभी पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पर्यटकों में आदमी और औरतों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, जो फूलों की घाटी घूमने आए थे, लेकिन छोटा पुल बह जाने की वजह से फंस गए थे। वहीं चमोली के घाघरिया में बादल फटने की घटना से अफरा तफरी मच गई। लोगों की मदद के लिए एसडीआरएफ की टीम को भेजा गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब यात्रा को बंद कर दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने और जमीन खिसकने से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए और लैंडस्लाइड के बाद ज्यादातर हिस्सों में पानी के साथ मलबा बहता नजर आया। कुछ इलाकों में तो पानी के तेज बहाव को देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी सड़क पर उतर आई हो। बादल फटने और जोरदार बारिश के बाद कई घरों को नुकसान पहुंचा। 7 ऐसे घर हैं जो कम्प्लीटली वॉश्ड हुए हैं, जिनके अभी छत के ऊपर से मलबा चल रहा है। बारिश के बाद बादल फटने से नालों में आए उफान ने लोगों की मुसीबत को दुगना कर दिया। कई हिस्सों में सड़कें बह गईं और पहाड़ों का मलबा इधर उधर जमा हो गया, जिसके बाद कुछ जगहों पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। सड़कों के बह जाने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों की मुश्किलें भी बढ़ गईं। स्कूल जाने के लिए कई बच्चे जान जोखिम में डालकर नाले को पार करते दिखाई दिए। वहीं लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी कर लोगों से घरों में रहने की अपील की। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव के बयान के बाद अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने की घटना पर बहस छिड़ गई। चंद्रशेखर राव ने आशंका जताई कि भारत में बादल फटने के पीछे विदेशी चाल है, जिसके बाद सवाल उठा कि कहीं यह घटना चीन की साजिश तो नहीं थी। आमतौर पर लोग यही जानते हैं कि बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन चंद्रशेखर राव के बयान ने नई बहस छेड़ दी। और वो ये कि क्या चीन भारत में बादल बम फोड़ सकता है? क्या शी जिनपिंग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फट जाए? और क्या चीन भारत में प्राकृतिक आपदा ला रहा है? ये सारे सवाल तब उठे जब तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का बादल फटने पर एक बयान आया। इतर देशाల వాళ్ళు కావాల్సుకొని మన దేశంలో అక్కడక్కడ క్లౌడ్ బర్స్ట్ చేస్తా ఉన్నారు। चंद्रशेखर राव के ये बोलते ही सबसे पहले चीन पर उंगली उठी, क्योंकि चीन अपने यहाँ कृत्रिम बारिश करवाता रहता है। और इसी वजह से सवाल उठा कि क्या अमरनाथ यात्रा के दौरान हुआ हादसा चीन की चाल थी? इसी महीने 8 जुलाई को अमरनाथ में बादल फटा था और 16 लोगों की जान चली गई थी। 40 लोग तो आसमान से बरसी आफत में लापता हो गए थे। और इसके कुछ ही दिन बाद तेलंगाना के सीएम ने बयान दे दिया, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी कि कहीं चीन ने भारत को परेशान करने के लिए बादल बम तो नहीं बना लिया। क्योंकि तेलंगाना के भद्राचलम पहुंचे केसीआर ने खुलकर इस ओर इशारा किया और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं को विदेशी साजिश का हिस्सा बता दिया। గతంలో ఒకసారి కశ్మీర్ దగ్గర లద్దాఖ్లో లేహ్లో చేశారు, ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్లో చేశారు। ఈ మధ్య గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం మీద కూడా చేస్తున్నారని మనకు ఒక గ్లూమీగా వచ్చినటువంటి సమాచారం। तेलंगाना के गोदावरी नदी के आसपास के इलाकों में बादल फटने से जबरदस्त तबाही हुई है, जिसे वहां के सीएम विदेशी षड्यंत्र मान रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारत में क्लाउड बर्स्ट का कनेक्शन चीन से जोड़ा जा रहा है। पिछले साल चमोली में आई बाढ़ के पीछे भी चीन का हाथ होने का शक था। कहा जा रहा था कि चीन ने वेव साउंड का इस्तेमाल करके बारिश करवाई थी और वो इस तकनीक का इस्तेमाल करके कहीं भी बारिश करवा सकता है, जिसका कुछ साल पहले बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी ने सफल प्रयोग किया था और साउंड वेव के जरिए अच्छी बारिश करवाई थी। इस तकनीक में साउंड वेव की वजह से बादलों में कंपन बढ़ जाती है और वो बरसने लगते हैं। साउंड वेव को बादलों के बीच भेजने के लिए खास मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसका सही इस्तेमाल होने पर बारिश होती है। ये मशीन उन इलाकों में कारगर है जहां सूखा पड़ता है और इसीलिए चीन इस तकनीक का इस्तेमाल करता है, क्योंकि चीन के वायुमंडल में बहुत पानी है, लेकिन उसका केवल 20% बारिश बनकर नीचे आता है। यही नहीं, 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान जब मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था, तो चीन ने एक दिन पहले ही कृत्रिम बारिश करवाकर टेंशन दूर कर ली थी। लेकिन यह प्रयोग फायदेमंद होने के साथ साथ खतरनाक भी हो सकता है।
हालांकि चीन बार बार ये कहता रहा है कि वो इस तकनीक को केवल अपने देश में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि चीन कहता कुछ है और करता कुछ, और यही है डरने वाली बात। क्योंकि अगर चीन कृत्रिम बारिश करवाने के प्रयोग में सफल रहा तो वो जहां चाहेगा वहां भारी बारिश करा सकेगा। वैसी तबाही जैसी 9 साल पहले उत्तराखंड में हुई थी, वो तस्वीरें आज भी याद करके रूह कांप उठती है। वहां केदारनाथ और आसपास के इलाकों में बादल फटने के बाद पहाड़ों पर मौत का तांडव हुआ था। हजारों लोग काल के मुंह में समा गए थे। तो क्या तेलंगाना के सीएम कहना चाहते हैं कि चीन भारत में फिर से केदारनाथ जैसी कहानी दोहराने की प्लानिंग कर रहा है? और क्या अमरनाथ यात्रा के दौरान हुआ हादसा उसकी इसी प्लानिंग का हिस्सा है? वैसे मौसम वैज्ञानिक केसीआर की इस बात से सहमत नहीं है और उनका मानना है कि क्लाउड बर्स्ट कराना करीब करीब नामुमकिन है। इस तरह का इतनी हैवी रेन नहीं करा सकता, जो है कि हाँ जहाँ पे बादल हैं उस जगह पर आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का एक तर्क ये भी है कि क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन कराना काफी खर्चीला होता है, जिसके लिए बादलों के छोटे से हिस्से पर केमिकल का छिड़काव किया जाता है, जिससे पानी की बूंदें भारी होकर नीचे गिरती हैं। लेकिन क्लाउड बर्स्ट के लिए बहुत बड़ा बादल चाहिए और उसके ऊपर जाकर केमिकल छिड़कना होगा। यानी भारत में क्लाउड बर्स्ट कराने के लिए चीन को हमारे इलाके में आकर बादलों के ऊपर छिड़काव करना होगा। लेकिन इसके विरोध में एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि पिछले कुछ साल में बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं भारत और चीन के बॉर्डर वाले इलाकों में ही हुई हैं। सीमा के इलाकों में जमकर बाढ़ भी आई है। यानी केसीआर के बयान ने बहस का मुद्दा तो दे दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग से बादल फटने की घटना हो सकती है। वैसे ये तकनीक नई नहीं है, इसका इस्तेमाल सालों से होता आ रहा। और कहते हैं कि अमेरिका ने 1962 से 1972 तक चले वियतनाम से युद्ध के दौरान क्लाउड बर्स्ट भी कराया था, जिसे उसने ऑपरेशन पॉपाय नाम दिया था, और क्लाउड सीडिंग कराकर वियतनाम में मूसलाधार बारिश करवा दी थी, जिससे जगह जगह जमीन खिसक गई थी और जान और माल का नुकसान हुआ था। तो क्या चीन भी अमेरिका की तरह बादल बम बना रहा है? इसका कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन ये तो सबको पता है कि वो अपने यहाँ नकली बारिश करवाता रहता है। एक और बात यह कि 2013 के बाद से शायद ही कोई ऐसा साल रहा हो जब भारत में बादल फटने के मामले सामने ना आए हो, जिनमें कई ने तो सैकड़ों जानें तक ले ली। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले करीब 40 साल में देश में बादल फटने की 30 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, और ये सभी घटनाएं हिमालय के क्षेत्र में हुई, जिनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद आई बाढ़ के मामले शामिल हैं। बादल जब फटता है तो अचानक जमीन पर इतना पानी गिरता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। लगता है कि पानी से भरी एक बड़ी सी थैली फट गई हो, और इसके बाद जमीन पर गिरे पानी के बहाव के रास्ते में जो भी आता है वो बह जाता है। लेकिन सवाल यह है कि बादल फटता कैसे? हम जिसे बादल कहते हैं वो भाप होती है जो पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से बनती है, और वही भाप आसमान में बहुत ऊपर जाकर ठंडी होती है और ओस जैसी बूंदों में बदलने लगती है, जिसके बाद ढेर सारी हल्की बूंदें आपस में जुड़कर बादल बन जाती हैं। बादल बनाने वाली बूंदों का बोझ ज्यादा